नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान आया है। मुझे बहुत कुछ कहा गया, पायलट का कहना है। मुझे गद्दार और निकम्मा तक कहा गया। मैं मुख्यमंत्री के आरोपों को सिरे से नकारता हूं। मैं 11 मई से अजमेर से यात्रा निकालूंगा। 11 मई से अजमेर से यात्रा शुरू करूंगा, पायलट का कहना है। सचिन पायलट नेता कांग्रेस, उनका इस तरह से बयान आया है। लगातार ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट की वहां के सीएम से नहीं बनती थी। आपको बता दें, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बातों को रखा है। उनको परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। परसों तो आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान है। उनका कहना है कि जनता जनार्दन है, मैं जनता के साथ लेकर चलूंगा, पदयात्रा निकालूंगा। उन्होंने कहा मुझे गद्दार और निकम्मा तक कहा गया। साथ ही साथ का कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। एक ही चरण में पूरे प्रदेश में होगी वोटिंग। 13 मई को सामने आएंगे चुनाव के नतीजे। 5 करोड़ 21 लाख मतदाता डालेंगे वोट। 2 करोड़ 59 महिला मतदाता, 16,976 वोटर्स और 100 साल से ज्यादा उम्र के और 4,699 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं कर्नाटक में। आपको बता दें, 9,17,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 5,55,000 विकलांग मतदाता हैं। 36 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। 15 दलित समुदाय आरक्षित सीटें हैं। 12,15,000 80 वर्ष से अधिक मतदाता हैं। 5,55,000 बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी मतदाता, बुजुर्ग बेंचमार्क हैं। मतदाताओं को घरेलू मतदान की सुविधा है। 58,282 मतदान केंद्रों पर बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, 4,699 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। 9,70,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं कर्नाटक में और 5,55,000 विकलांग मतदाता हैं। 36 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। कर्नाटक में लोकतंत्र का महोत्सव है और 15 दलित समुदाय आरक्षित सीटें हैं। 12,15,000 80 वर्ष से अधिक मतदाता हैं कर्नाटक में। 5,55,000 बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं। बुजुर्ग बेंचमार्क मतदाताओं को घरेलू मतदान की सुविधा होगी। 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर 50% मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग होगी। 1,320 मतदान केंद्रों पर महिला अधिकार होगा। 38 सालों में लगातार किसी पार्टी को सत्ता नहीं मिली। पीएम मोदी ने 17 सीटों का कवर किया है। आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, काफी एक्टिव रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर। स्मृति ईरानी ने भी प्रचार किया था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रचार मैदान में उतरी थी कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक में कई रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। एक ही चरण में पूरे प्रदेश में वोटिंग होनी है। आपको बता दें, 13 मई को सामने आएंगे चुनाव के नतीजे।
मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी द केरल स्टोरी मूवी टैक्स फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री करने के निर्देश ट्वीट कर दिए। तो वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम योगी इस फिल्म को आज अपनी कैबिनेट के साथ देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को लेकर विवाद भी हो रहा है, जहां पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म को दिखाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने भी फिल्म को बैन कर दिया है। इससे पहले तमिलनाडु में फिल्म के शो कैंसिल कर दिए गए थे। ये है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ हाँ, हम देखेंगे जैसे ही चुनाव प्रचार से बंद होगा हम लोग देखेंगे। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तुष्टीकरण के तहत हो रहा है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। निकाय चुनाव के दूसरे चुनाव का आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह बेहतर स्थिति में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं, जिनकी राजनीति कुछ के साथ और कुछ के विकास पर निर्भर रहती है, उन्हें न कश्मीर फाइल्स के नाम से जो फिल्म आई थी वह पसंद आई थी, और न ही द केरल स्टोरी जो हिंदुस्तान को सच दिखाने का प्रयास हो रहा है। और इस देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस फिल्म को प्रसारित करने पे प्रतिबंध लगाने का काम किया है, लेकिन भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। और इस फिल्म को मैं अपील भी करूंगा सभी प्रदेशवासियों से, इस फिल्म को जरूर देखें। और मैं भी आज चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद आज अथवा कल इस फिल्म को देखने के लिए जाऊंगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्लास्टिक की स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कंचादोर स्थित MK प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के सारे सामान सहित मशीन भी जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। ये पूरा मामला जेवराज सिरसा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। बलिया के रेवती नगर पंचायत से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों की एक बीजेपी से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं प्रत्याशी का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। ये फोटो नहीं है, ये एक विचारधारा है जो राष्ट्रहित और राष्ट्र उन्नति के लिए ये विचारधारा है। उसी विचारधारा पर मैं काम करता हूं। बिलासपुर के मुख्य मार्ग पर वार्ड निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। आपको बता दें, नगर निगम के सारे क्षेत्र में 3 साल से विकास कार्य चल रहा है। अब उसी कड़ी में वार्ड नंबर 40 भी जुड़ गया है, जिस पर इब्राहिम अब्दुल खान ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और नगर निगम के महापौर का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि जिस तरह बिलासपुर को खोदापुर के नाम से जाना जाता था,
उसको अब सुंदर बिलासपुर बनाया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम, आप देखोगे बिलासपुर नगर निगम के सारे क्षेत्र में जिस प्रकार 3-4 वर्षों से विकास का कार्य चल रहा है, उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 46 गणेश नगर में रैबर चौक से लेकर ओवरब्रिज से लेकर पानी टंकी तक डामरीकरण का काम हो रहा है। मैं प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का और नगर निगम के महापौर आदरणीय महापौर रामचंद्र यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि स्कूल, मुक्तिधाम, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोड का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस तरह विकास की धारा बह रही है, ये इसी तरह आगे कायम रहेगा और जिसे बिलासपुर को भोदापुर के नाम से जाना जाता था, उसको पूरा प्रयास करके बांटा जाएगा और सुंदर बिलासपुर बनाया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने 11 मई को मतदान करने की अपील की है। चुनाव में लोगों की भरपूर भागीदारी बहुत जरूरी है। मायावती का कहना है महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए वोट करें। मायावती का कहना है जनविरोधी पार्टी सरकारों को सबक सिखाने का मौका है। सरकार को अनुशासित होने के लिए बाध्य करें। मायावती ने 11 तारीख को होने वाले निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वो ट्वीट किया है। उनका कहना है महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति के लिए वोट करें। मायावती का ऐसा कहना है। साथ ही साथ जनविरोधी पार्टी सरकारों को सबक सिखाने का ये मौका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है सरकार को अनुशासित करने का ये तरीका है। बाध्य करें, सरकार को अनुशासित होने के लिए बाध्य करें, उन्होंने ट्वीट किया है। बदायूं में एक शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन ने फायरिंग की। आपको बता दें दोनों की फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्टेज पर दूल्हा दुल्हन ने अंधाधुन फायरिंग की। मामला दातागंज का बताया जा रहा है। द केरला स्टोरी मूवी को लेकर एक तरफ जहां कई राज्यों में इसके रिलीज होने पर बैन लगा दिया गया है, तो वहीं यूपी सरकार ने इस मूवी को राष्ट्र में टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही माना जा रहा है कि सीएम जल्द ही अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। यूपी में मूवी के टैक्स फ्री होने पर विपक्ष सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं द केरला स्टोरी और 11 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है, उसको लेकर कई तरीके के विवाद चल रहे हैं। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री करने का मतलब जो खजाने में पैसा टैक्स के रूप में आने वाला था उसको टैक्स फ्री करके जनता को अवसर दिया गया है कि इस फिल्म को देखें। यह फिल्म नहीं, एक सच्चाई है जो द केरल स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है। ये साजिश और इस प्रकार की कोशिश देश के विरुद्ध केरल में ही नहीं हो रही है, देश के दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इसलिए ऐसी कोशिशें रोकने के लिए समाज को एकजुट होकर के आगे आने की आवश्यकता है। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग इस फिल्म को परिवार के साथ देखें। कई राज्यों में इस फिल्म को बैन भी किया गया। उनका कहना है कि इस फिल्म ये हैं वहाँ पर भी लोग देखेंगे, वो उस फिल्म को देखने से नहीं रोक पाएंगे। अगर उनको यूपी आकर के देखना पड़ेगा तो यूपी आकर के देखेंगे। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि वह फिल्म पर प्रतिबंध लगा करके लोगों को देखने से रोक पाएंगे तो ये असंभव है। अब देश जाग गया है और जो सच है वो जानना चाहता है। जिस सच को केरल में क्या हो रहा है अगर यूपी वाले को नहीं मालूम, यूपी में क्या हो रहा है अगर बंगाल वाले को नहीं मालूम, बंगाल में क्या हो रहा है अगर महाराष्ट्र वाले को नहीं मालूम है, तो ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसलिए इस प्रकार की फिल्मों का फिल्मांकन करने वाले संपूर्ण पात्रों का
निर्माताओं का मैं अभिनंदन देता आप लोग भी देखेंगे इस मूवी हूँ। हाँ, निश्चित तौर से देखेंगे। एक आखिरी सवाल, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, ट्रिपल इंजन का आप लोग की तरफ से दावा किया गया, आपने भी खूब मेहनत करी, किस तरीके का नतीजा देखते हैं? सभी से अपील करते हैं कि जैसे डबल इंजन का सरकार बनाने का काम किए तो आज हिंदुस्तान कमल की तरह खिल रहा है, उत्तर प्रदेश कमल की तरह खिल रहा है, नगर निकाय में भी कमल खिला है तो कमल की तरह नगर निकाय भी खिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केरल की स्टोरी लोगों के बीच में आनी चाहिए। अगर उसको कुछ जगह पे बैन किया जाएगा तो उसके बावजूद भी लोग उसको देखेंगे और निकाय चुनाव में जो दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है, जो आने वाले नतीजे हैं वो ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर आएंगे। लखनऊ से प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। दिल्ली से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिल्म द केरला स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिल्म पर रोक की मांग, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिल्म द केरला स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिल्म पर रोक की मांग, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 15 मई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। फिल्म द केरला स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिल्म पर रोक की मांग, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जी हां, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में द केरला स्टोरी को लेकर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एटा में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मुठभेड़ में एक सिपाही बलदेव को भी गोली लग गई। तो वहीं तीनों घायलों को एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ है। मथुरा रेलवे जंक्शन के पास जीआरपी पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं साथी बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाश कुछ दिन पहले ट्रेन में डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था। पुलिस साथी बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर संभल से है, जहां गंगा में बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, गंगा स्नान करते वक्त 3 किशोर गंगा में डूब गए, जिनमें से एक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी दोनों की तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि पीएससी ने घंटों मशक्कत की, मगर दोनों का गहरी गंगा में कोई पता नहीं लग पाया है। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को कूच किया, जहां से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घटना सरेनी थाना क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। मेरठ के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर डीजीपी ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें, फरार बदन सिंह बद्दो पर पहले ही 2.5 लाख का इनाम है, जहां 2019 में गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तो वहीं फरार चलने के बाद से ही वो इंटरनेट के माध्यम से कई पोस्ट अपलोड करता रहता है। तो वहीं रविंद्रपाल हत्या में आरोपी बदन सिंह को उम्र कैद की, आपको बता दें, सजा मिली थी।
मध्य प्रदेश में द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केरल ही नहीं, भोपाल में भी द केरल स्टोरी जैसी स्थिति है। यहां भी लफ्ज जिहाद और धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, सुदीप्ता सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित द केरला स्टोरी में बताया गया है कि कैसे केरल की महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरित किया गया और ISIS में भर्ती किया गया। यह फिल्म देश भर में 5 मई को रिलीज हुई है। मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी, पर जो सुना है, और कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो 3 लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है, उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत हिम्मत का काम किया है, पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटनाएं लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवारों में खुद की सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा भी कर सके। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, लड़कों को भी इसमें बरगलाकर फुसलाकर उनको लिया जाता है और एक बहुत बड़ा आतंकवाद का विषय सामने आता है। एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र जो हमारे हिंदू बालक और बालिकाओं के साथ किया जाता है, उनको आतंकवाद की ओर प्रेरित किया जाता है, उनका मतांतरण किया जाता है और उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। उनका मत परिवर्तन करके उनको देश के विरुद्ध खड़ा करने का यह षड्यंत्र पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रायोजित है और भारत के छुपे हुए गद्दार, भारत में छुपे हुए गद्दार इस सब काम को संरक्षित अपने संरक्षण में करवाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।